ओके, तो केमिकल इक्विलिब्रियम के हवाले से हम लोगों ने डिस्कस करना है। और केमिकल इक्विलिब्रियम जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपके पास दो किस्म के प्रोसेसेस होते हैं केमिस्ट्री में, जिसको हम एक रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस वो है जो कि आम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे यूनिडायरेक्शनल होता है, आप उसको वापस दोबारा उस डायरेक्शन में नहीं ला सकते। तो आपके पास कोई भी प्रोसीजर जो यूनिडायरेक्शनल होगा, यानी जो आप नॉर्मल कंडीशंस में रिवर्स नहीं कर सकते, वो इरिवर्सिबल प्रोसीजर है। हाँ, कई प्रोसीजर्स ऐसे ज़रूर होते हैं जो रिवर्सिबल हो जाते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर, लेकिन दे आर वेरी फ्यू वंस। तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस ये वाले रिएक्शन है जो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब रिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस हैं जो आपके पास बोथ द डायरेक्शन यानी फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। इसकी मिसाल आपके पास जो प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया है या हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन है, ये इनकी कंडीशन जो हमारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती हैं, वो मैंने इसके ऊपर लिख दी हैं। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटी जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में एक केस है कि तमाम रिएक्टेंट कहीं जाकर रुक जाएं, ना वो फॉरवर्ड वाइज मूव करें ना रिवर्स मूव करें, ये है आपके पास स्टेशनरी इक्विलिब्रियम। और दूसरा इक्विलिब्रियम होता है जहां पर आपके पास साइमल्टेनियसली फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन हो रहा होता है, यानी जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उसी स्पीड पे फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये इक्विलिब्रियम है। अच्छा, इसमें आपने एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्लियर रखना है कि इक्विलिब्रियम जो है वो स्पीड है, यानी जो आपके पास के सी वैल्यू है केमिकल इक्विलिब्रियम, वो के एफ ओवर के आर है। नाउ द रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। इसमें हर किस केसी जो है ना, वो कभी भी मैं डिपेंड नहीं करता ऑन अमाउंट, कि हम इसमें अमाउंट क्या यूज कर रहे हैं। ये आप लोगों ने हमेशा ज़हन में रखना है कि जब केसी की बात होगी तो हम अमाउंट को जिक्र नहीं करेंगे, हम केसी में हमेशा बात करते हैं स्पीड की, कि रेट ऑफ फॉरवर्ड यानी जितनी जोर से वो रिएक्शन इस तरफ मूव कर रहा है, क्या उतनी ही स्पीड से वो इस तरफ मूव कर रहा है। और अगर आप सिंपल वर्ड्स में कहें तो आप लोग ये कह सकते हैं कि आपके पास, मैं कहता हूँ, एक ट्रक है जो एक किनारे से दूसरे किनारे पे जो मूव कर रहा है। ये तो कछुआ बन गया, खैर सॉरी। ये फर्ज करें कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। उसी टाइम पे आपके पास यहाँ से दूसरी डायरेक्शन से एक साइकिल मूव कर रही है ऑपोजिट, और वो भी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही है। तो एट द सेम टाइम ये जो चीज़ें मूव कर रही हैं, साइकिल सही बन गई। कुछ ऐसी किस्म की साइकिल ही होती है ये तो, टायरों वाला कोई जानवर सा लग रहा है। खैर, सो द फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों की जो स्पीड है वो बराबर होनी चाहिए। तो पॉइंट ये है कि इनकी स्पीड बराबर है तो इनका रेट सेम है, जितना वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है उतना ही वो बैकवर्ड मूव कर रहा है। इसमें अमाउंट से इंडिपेंडेंट होता है सिस्टम, ये याद रखिएगा आप लोग। तो हमारे पास ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है, तो हमारे पास लॉज ऑफ इक्विलिब्रियम सी एम गुलबर्ग एंड पी वेज 1864 में इन्होंने लॉ दिया था। मैं जानता है, मैं इस पर टाइम प्लीज वेस्ट नहीं करूंगा। प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की क्या होती है कि कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती। एक बार इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है तो कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती। अच्छा, इन इन ये इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन से, यानी केसी और केपी कांस्टेंट रहता है आपके पास अगर इनिशियल कंसंट्रेशन आपके पास जो भी है, क्योंकि उसने रेट को बराबर करना है। इक्विलिब्रियम आइदर साइड से अटेन हो सकता है, ये मैट्रिक की बुक में भी लिखा हुआ है। आपके पास रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे इक्विलिब्रियम के लिए, प्रोडक्ट है तो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। वेसल क्लोज होनी चाहिए, याद रखिएगा, क्लोज सिस्टम के अंदर इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। इसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल है, ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद दैट एग्जांपल, दैट द sorry, calcination of calcium carbonate. So when calcium carbonate converts into calcium oxide and carbon dioxide, if the system is open, then this carbon dioxide can move in the atmosphere. So we are not able to reverse this reaction under open system condition. तो आप याद रखेंगे कि आप लोगों ने क्या करना है कि वेसल क्लोज होनी चाहिए। इसके अलावा जी, कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। कैटलिस्ट जो होता है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन की चेंज को नहीं करता, वो फॉरवर्ड रिवर्स दोनों रिएक्शंस को बढ़ा देता है। और किसी भी इक्विलिब्रियम में फिर एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है। ले जी, केमिकल इक्विलिब्रियम फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए केमिकल इक्विलिब्रियम देखें, डिपेंड अपॉन द इफेक्टिव कंसंट्रेशन नॉट ऑन एक्चुअल कंसंट्रेशन। देखिए, इफेक्टिव और एक्चुअल कंसंट्रेशन में एक डिफरेंस है। एक हमारे पास है किसी चीज की एक्चुअल अमाउंट, में मैं कहता हूँ मेरे पास एक्चुअल बैंक में इस टाइम पे
2 लाख रुपया मौजूद है, ये है मेरी एक्चुअल अमाउंट। और अगर मैं करूँ मेरी पॉकेट में कितने पैसे हैं, तो मेरी पॉकेट में अगर 200 रुपये हैं लेट्स सपोज, तो मेरे पास एक्टिव कंसंट्रेशन ये है। सोल्यूशन जब कोई चीज़ का आपने बना लिया नॉन आइडियल सोल्यूशन है, तो हर सोल्यूशन का आयन जो है वो इक्विलिब्रियम में हिस्सा नहीं ले रहा। जितने आयन्स इक्विलिब्रियम में हिस्सा ले रहे हैं आपके पास, उनको हम कहेंगे एक्टिव कंसंट्रेशन। तो एक्चुअल कंसंट्रेशन से ज़्यादा वो डिपेंड करती है इफेक्टिव कंसंट्रेशन के ऊपर। ये पॉइंट आप लोगों ने यहाँ से याद रखना। ले जी, इससे ऑनवर्ड चलते हैं इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर आप जानते हैं केपी का रिलेशन है, ये आप लोगों ने ड्राइव किया होगा ग्रेजुएशन की क्लासेस में। तो सिंपल है, प्रोडक्ट ऊपर आ जाएंगे, रिएक्टेंट नीचे आ जाएंगे। और केपी और केसी का जो रिलेशन है, इसकी डेरिवेशन है, बट वी आर नॉट गोइंग इन द डिटेल ऑफ दैट डेरिवेशन। सिंपल केपी इज इक्वल टू केसी आर टी रेज़्ड टू द पावर डेल्टा एन, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर पार्शियल प्रेशर एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सी। तो ये आपके पास दो आ जाती हैं। रिलेशन बिटवीन के पी एंड के एक्स के आपके पास ये बोल्टमैन लॉ, सॉरी डाल्टन्स लॉ के केसेस में है कि अगर आप एक की मोल फ्रैक्शन देख रहे हैं, टोटल प्रेशर में देखना चाहते हैं कि एक जो आपकी गैस है उसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा। ये देखें, मैं कहता हूँ मेरे पास एक गैस है जिसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, और उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड है सपोज। अब मैं ये 3 गैसेस मेरे पास मौजूद है, अगर मैं कहूँ टोटल प्रेशर के पी, तो वो इसका इसका और इसका तीनों का आएगा। और अगर मैं बात करूं के एक्स की, तो मुझे देखना पड़ेगा एक्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस इन टोटल नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इन तीनों को देखना पड़ेगा। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं किसी एक पार्ट, एक मॉलिक्यूल को या एक किस्म की गैस को आपने जब टारगेट करना होता है, तो फिर आप इस रिलेशनशिप को इस्तेमाल करते हैं जब आपने उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यूज करना हो। तो ये इसके पास के एक्स पी रेज़्ड टू पावर डेल्टा एन है, सिंपल आपको ऑब्जेक्टिव में इस्तेमाल होगा। और के एन आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, आप जानते हैं, तो के एन इज इक्वल टू पी ओवर एन। और ये आपके पास इसका रिलेशनशिप है, सिंपल सा, आप लोगों ने इसकी वैल्यूज को एज इट इज याद रखना है। जब डेल्टा एन की वैल्यू जीरो होती है, चेंज इन कंसंट्रेशन जीरो होती है। अब ये डेल्टा एन एक्चुअली क्या है? डेल्टा एन एक्चुअली है डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट मोल्स, कि आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कितने मोल थे। मैं बात करता हूँ SO2 प्लस O2 एरो 2SO3 द प्रोडक्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगर आप इसमें केस में गौर करेंगे थोड़ा सा, तो आपको यहाँ नजर आएगा कि प्रोडक्ट के 2 मोल्स हैं अगर मैं बात करूँ, और रिएक्टेंट के SO2 के 2 मोल्स हैं, और ऑक्सीजन का 1 मोल है। तो ये 2 + 1 3, तो यहाँ पर 3 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है। ऐसे केस के अंदर आप लोगों ने याद रखना है कि आपके पास डेल्टा एन इज नॉट इक्वल टू 0। फिर वो पॉजिटिव है नेगेटिव है वो बात की फैक्टर है। लेकिन अगर मैं बात करूँ सिंपल H2 + I2, तो ये कन्वर्ट हो रहा है 2HI। जितने प्रोडक्ट के मोल्स हैं उतने ही रिएक्टेंट के मोल्स हैं टोटल। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ डेल्टा एन की वैल्यू 0 है। तो जब डेल्टा एन की वैल्यू 0 होगी, तो तमाम 4 फैक्टर के पी, के सी, के एक्स एंड के एन आर इक्वल। डेल्टा एन आपके पास अगर पॉजिटिव आ रहा है, डेल्टा एन पॉजिटिव कब आएगा? जब प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे तो रिएक्टेंट कम होंगे। आप इक्वेशन में पुट करेंगे, आपको रिलेशन मिल जाएगा के पी इज ग्रेटर देन सी सी, और अगर वो कम होंगे तो के पी इज लेस देन के सी। अच्छा, के पी एंड के सी जितने हैं ये डिपेंड करते हैं टेम्परेचर के ऊपर। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट था, ये भी दोनों ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हैं जो हाईलाइट किए हुए हैं कि डेल्टा एन अगर पॉजिटिव होगा या डेल्टा एन अगर नेगेटिव होगा। तो इसको आप आर टी होल रेज़्ड टू पावर इसके अंदर पुट करके भी निकाल सकते हैं ना, इस इक्वेशन के अंदर जब आप लोग निकालेंगे। अगर ये माइनस की वैल्यू है तो ये डिवाइड में चली जाएगी और केसी को कम कर देगी। अगर ये मल्टीप्लाई के अंदर है, पॉजिटिव में है, तो ये ऊपर ही रहेगी, मल्टीप्लाई करके केसी को ज़्यादा कर देगी। तो इस तरह आप लोगों ने इसके ऑब्जेक्टिव याद रखने हैं। इसके यूनिट्स हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स डिपेंड करते हैं। जब कंसंट्रेशन सेम होती है तो कोई यूनिट नहीं होता, और जब कंसंट्रेशन वेरी करती है, अनइक्वल होती है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स जो आप लोग मैट्रिक के बच्चों को गालबन निकलवाते भी हैं। तो मेरे ख्याल से उसकी चीज़ के ऊपर हम टाइम वाया नहीं करेंगे। ली शार्टलियर प्रिंसिपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ली शार्टलियर प्रिंसिपल कहता है कि केसी अपने आप को कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है, यानी अगर आप लोग इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई स्ट्रेस क्रिएट करते हैं तो इक्विलिब्रियम उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। सिंपल लफ्जों में ये कह लें कि अगर मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम में है, मैं रिएक्टेंट बढ़ा दूंगा तो ली शार्टलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन
फॉरवर्ड चला जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और अगर मैं प्रोडक्ट बढ़ा दूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगा, रिएक्टेंट बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आप सिंपल लफ्जों में कह सकते हैं रिएक्टेंट अगर ज्यादा कर दिए जाए, रिएक्टेंट मोर मींस अगर मैं रिएक्टेंट को ज्यादा कर दूं रेट शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स प्रोडक्ट एंड वाइस वर्सा, और अगर प्रोडक्ट बढ़ा दूंगा तो रेट शिफ्ट हो जाएगा रिएक्टेंट की तरफ। मुख्तलिफ चीजें हैं जो ली शार्टर प्रिंसिपल में आ जाती हैं, जैसे आपके इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन है, ये भी बातें हम लोग डिस्कस करते हैं जी। अब केमिकल इक्विलिब्रियम के टाइप्स दो हैं, एक होमोलिटिक, एक होमोजीनियस है और हेट्रोजीनियस है। होमोजीनियस वो है ऑल द कंपोनेंट्स आर इन वन फेज, जो आपके पास एक ही फेज में होंगे, और हेट्रोजीनियस कौन से हैं, जो एक फेज में नहीं होंगे। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ SO2 प्लस O2, ये कन्वर्ट हो गया 2SO3, तो ये तीनों चीजें गैसेस में है, ये होमोजीनियस है। और हेट्रोजीनियस में क्या है कि हाइड्रोजन और आयोडाइड जो है ये गैसेस है, हाइड्रोजन आयोडाइड सॉलिड है, तो आपको सॉरी ये गैस है, ये सॉलिड है, और आपको एक सॉलिड प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ऐसे केस में आप लोग जब गैस से लिक्विड, लिक्विड से गैस या सॉलिड टू लिक्विड, इमिसिबल लिक्विड्स की बात करते हैं, तो आप लोग फिर जनरली किसको डिस्कस कर रहे होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को या इक्विलिब्रियम को। ले जी, अब यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन निकालते हैं और उसके बाद ली शार्टलियर प्रिंसिपल को अप्लाई करके देखते हैं इन चीज़ों के ऊपर। ये ज़रा ऑब्जेक्टिव पॉइंट है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रखने का मकसद ये है कि वो चीज़ें जो आप लोगों ने बार बार पढ़ी हुई हैं, तो मैं उनके ऊपर फिर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जहाँ आपको लगे कि कोई क्वेश्चन आपको आ रहा है या जहाँ से आपको समझ नहीं आ रही, लाइक एक पॉइंट आपको लगता है कि मजीद क्लियर होना चाहिए, अगर छोटा क्वेश्चन है तो यहीं कर लीजिएगा, बड़ा क्वेश्चन है तो मुझे ग्रुप में डायरेक्ट टेक्स्ट कर दें या मेरे पर्सनल नंबर पे कर दें टेक्स्ट। आई विल इंशाल्लाह ताला ट्राई माय लेवल। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली वो शायद मुझे लग रहा है कि वो ना डिस्कनेक्ट हो गया था। जी सजाद अख्तर साहब। सर आपकी आवाज कट रही है सर, जी अब आवाज। क्लियर हो गई सर? जी अब बेहतर है पहले से। चले जज़ाकल्लाह। ओके जी, तो यहाँ देखिएगा जरा कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, तो H2 और I2 को आपने मिलाया और आपके पास 2 हाइड्रोजन आयोडाइड के ये बन गया। अब आप देख सकते हैं कि जब टाइम जीरो होगा तो HI की प्रोडक्शन जीरो होगी, और जब आपके पास टाइम इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा तो हम कहेंगे HI की जगह X, और इसके कितने मोल बन रहे हैं 2, तो यहाँ पर 2x आ गया। अच्छा, इसके अंदर से कितने मोल कम हो रहे हैं, इसका 1 मोल कम हो रहा है, इसलिए HA माइनस एक्स, और इसका भी 1 मोल कम हो रहा है तो इसका भी माइनस एक्स। तो जब आप इसको वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे सिंपली, और इसको केसी के अंदर, ये देखें केसी में मैंने पुट करने का तरीका बताया कि प्रोडक्ट ऊपर है, रिएक्टेड नीचे है, मैंने ये वैल्यूज पुट कर दी तो हमारे पास केसी की वैल्यू आ गई 10। अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कि हाइड्रोजन आयोडाइड के केस में, H2 एंड I2 के केस में, अगर मैं वॉल्यूम को इंक्रीज कर दूं तो केसी पे क्या पड़ेगा फर्क, कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया जाए तो केसी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आंसर है नो इफेक्ट, क्योंकि आपको इस पूरे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कहीं भी केसी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आपके पास जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देखें ना, आप जब इसको सॉल्व करेंगे, ये स्केयर है, ये इसके साथ कट जाएगा, तो अल्टीमेटली जो आपके पास केसी का एक्सप्रेशन आएगा उसके अंदर वॉल्यूम का इफेक्ट ही नहीं होगा। तो याद रखेंगे, जहां कंसंट्रेशन बराबर होती है वहां वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं होता, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स भी बराबर है, Kp इज इक्वल टू Kc इज इक्वल टू Kx, ये आपके पास आ गई। अब ये मिसाल देखिए जरा तवज्जो से, PCl5 की। अब यहाँ पर मैंने ए किया, ये XX है, ए में से 1 मोल एक्स का कम हो, XX मोल्स डेवलप हो रहे हैं, और आपने क्या करना है, आपने इनको अच्छे तरीके से जब मैनेज किया, लिखा, तो आपके पास फैक्टर आ गया Kc इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर V ओवर A माइनस एक्स। जी जी अब्दुलरहमान साहब। अस्सलाम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जी, ये जो प्रीवियस एग्जांपल है उस पे ले जाइएगा प्लीज। जी एक मिनट। जी सर यहाँ पे जो जी जी सर, यहाँ पे वॉल्यूम तो कैंसल आउट हो रहा है, जी जी तो हम कह देंगे कि नो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन सर जी, ये सारा जो एक्सप्रेशन है, जो 2x की पावर 2 है और जो हाँ बाकी जी, a माइनस एक्स है और b माइनस एक्स, तो सर ये चीजें किधर जाएंगी? ये बिल्कुल आएंगी, तो ये देखिए कहीं ना कहीं इंडिकेट ये ये इंडिकेट कर इंडिकेट रही कर हैं, नहीं रही ये है? बिल्कुल कर रही हैं। ये एक्स क्या है एक्चुअली, एक्स आपके पास प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट जी की जी आपके पास, अब इसको देख लेते हैं।
आप केसी की वैल्यू को देखें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है एक्स स्क्वायर के, यहां से ना, जी इस जगह सर। से। अब जी आपके पास इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में ये बात आती है जो मैंने अभी ऊपर बताई थी, कि अगर आप लोग रिएक्टेंट को बढ़ा दें, जैसे H2 एंड I2 है, मैंने इसका इक्विलिब्रियम लिखा 2HI। अगर मैं यहां जी पर H2 गैस की सप्लाई तेज कर देता हूं तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो केसी जी को सर, मैनेज करने के लिए रिएक्शन का रेट फॉरवर्ड चला जाएगा, ताकि फॉरवर्ड हो प्रोडक्ट जाएगा। ज्यादा हो जाए, ताकि केसी की वैल्यू को स्टेबल किया जा सके। इसी के रिवर्स में अगर मैं हाइड्रोजन आयोडाइड को ज्यादा कर दूंगा तो रिएक्शन का रेट बैकवर्ड चला जाएगा, ताकि केसी को स्टेबल किया जा सके। तो ये इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में चली जाती है बात, कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाना शुरू हो जाएंगे। एट द सेम टाइम अगर मैं प्रोडक्ट को बढ़ाना शुरू कर दूं, डेफिनेटली वो रिएक्टेंट की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। किसको मेंटेन करने के लिए? केसी को मेंटेन करने के लिए। तो यही ली शार्ट्री सर इट प्रिंसिपल। जी जी सर इट मींस कि अगर हम वॉल्यूम के इफेक्ट को चेकआउट करने जा रहे हैं, लाइक अगर हमें कोई रिएक्शन दे रहा है और जी हमें जी। कहता है कि इसके ऊपर वॉल्यूम का इफेक्ट क्या आ हाँ रहा है, तो जी, हम ये एक्सप्रेशन डेवलप करेंगे। एक्टली और अगर देखिए, ये वॉल्यूम जो है जरूरत वो मैं बच बताता जाता हूँ। है। मैं उसका ना एक बड़ा आसान सा आपको तरीका ना, इसका ड्रिल भी बताऊंगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि हम एक्सप्रेशन ड्राइव करते फिरें। तो इसमें देख लें, जी जी सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जिसमें आपके पास दोनों की कंसंट्रेशन बराबर नजर आ रही है मोल्स के एतबार से, वहां पर तो जी वॉल्यूम सर। का इफेक्ट जीरो है। और याद रखने, रेट के बढ़ाने से, कंसंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्टेंट की प्रोडक्ट ज्यादा होंगे, और प्रोडक्ट बढ़ाने से रिएक्टेंट ज्यादा होंगे। एक तो हमने जी सिंपली सर। में याद रख ली। अब इसके बाद मिसाल के तौर पे इस एग्जांपल पे आ जाते हैं PCl5 में। अब यहाँ पर वॉल्यूम का जी, इफेक्ट आ रहा है। देखें वॉल्यूम जो है ना, वो इसके साथ जो रिलेशन बना रहा है वो इनवर्स का एक रिलेशन बना रहा है। इनवर्स का आ रहा है। अब देखें जी, केसी की वैल्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। हम कहेंगे जी वॉल्यूम के बढ़ने से केसी की वैल्यू कम होती चली जाएगी, जी लेकिन आपके पास केसी ने तो अपने आप को मेंटेन करना है। इसका मतलब जी अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो कौन सी ऐसी वैल्यू है जो डिक्रीज करे और केसी को मेंटेन करे? अगर मैंने वॉल्यूम हम्म, बढ़ा दिया है तो फिर कौन सी ऐसी चीज है जो अपने आप को कम करेगी और केसी की वैल्यू को लो करेगी, केसी की वैल्यू को मेंटेन करेगी? वॉल्यूम इंक्रीज करने से हम्म, केसी डिक्रीज हो रहा है। इनवर्स रिलेशन है ना, सबसे पहले ये देख। जब इन्वर्स करेंगे जी तो जी वॉल्यूम जी इंक्रीज जी करेगा, केसी डिक्रीज करेगी। तो अब हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जी। जो केसी को इंक्रीज कर रही हो, बढ़ा रही हो। तो यहां देखें वो क्या आ रहा है आपके पास, केसी इज डायरेक्टली एक्स है। प्रोपोर्शनल टू एक्स, है ना। इसका मतलब जी अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा दूंगा तो मुझे क्या होगा, मेरे पास वॉल्यूम के बढ़ने से केसी की वैल्यू कम होगी। एक्स है हमारे प्रोडक्ट, तो मेरे प्रोडक्ट बढ़ना शुरू हो जाएंगे। किसको मेंटेन करने के लिए? केसी की वैल्यू को मेंटेन करने के केसी लिए। को। अब ठीक यहां पर हो। इसी एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आपने पूछा, बड़ों के माइंड क्लियर हो जाएंगे। अब मुझे यहां हम्म, पर नजर आ रहा है कि हम ना एफएससी में बच्चों को इस तरह से गाइड कर देते हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज होते हैं थोड़ा सा। एंटी टेस्ट में अलबत्ता वैसे ही हमें करना होता है जैसे बता रहे थे। इसके मोल्स है 1 और इसके मोल है 2। अब आप देखें कि 1 मोल छोटे वॉल्यूम में आते हैं या 2 मोल छोटे वॉल्यूम में आते हैं। हम कह सकते हैं अगर हमारे पास वॉल्यूम छोटा है ना, तो 1 मोल उसके अंदर आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं वॉल्यूम बड़ा कर देता हूं तो बड़े में तो 2 मोल भी आ सकते हैं। इट मींस कि जी अगर वॉल्यूम बढ़ाना शुरू हो जाऊंगा तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाना शुरू हो जाएगा। और फॉरवर्ड क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट है। जैसे हमने कहा था कि अगर वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं तो प्रोडक्ट बढ़ना शुरू हो जाएंगे। किसको मेंटेन करने के लिए? केसी की वैल्यू को। तो इसका केसी को। शॉर्टकट ये है कि आप ये याद रख लें कि हमारे पास रिएक्टेंट के मोल अगर कम है और प्रोडक्ट के मोल ज्यादा है इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, तो हमें क्या करना है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो प्रोडक्ट के लिए फेवरेबल होगा। तो एक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, रिएक्टेंट इंक्रीज कर जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो रिएक्टेंट के इंक्रीज करने से ही केसी मेंटेन होगा। और अगर इसका रिवर्स कर दूं, मैं कहूँ जी वॉल्यूम कम कर दिया, मेरे पास प्रोडक्ट है, मैंने वॉल्यूम और छोटा कर दिया, तो अब 2 मोल्स के लिए इस वॉल्यूम में आना अगर पॉसिबल नहीं है तो वो कोशिश करेंगे किस तरफ चले जाएं, रिएक्टेंट की तरफ। तो आपके पास के सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, के सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अच्छा एक और चीज, अगर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स प्रेशर के। के। इसका मतलब प्रेशर के बढ़ाने से केसी की वैल्यू बढ़ती है,
तो एक्स की वैल्यू फिर जी कम वो, होनी चाहिए हाँ जी, वॉल्यूम और ताकि प्रेशर का तो सर इन्वर्स ही होता है ना, एग्जैक्टली उनका आप वाइस वर्सा कर तो लेना। इसलिए वो उसके डायरेक्ट हो जाएगा। जी जी एग्जैक्टली आप उसको उल्टा कर लें, एक को सोच लें और फिर उसी कंडीशन को अगर उल्टा कर लेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा उस चीज का। तो ये ठीक सर, पीसीएल ठीक 5 के बोले। एग्जाम्पल के अंदर यही चीज उन्होंने डिस्कस की हुई है। आप लोग देख सकते हैं कि अगर वॉल्यूम को बढ़ाया जाए तो डेफिनेटली केसी कम होगा, तो एक्स को अपना आप इंक्रीज करना पड़ेगा। और ये देखें यहाँ पर उसने प्रेशर की बात भी की हुई है ना, इंक्रीज इन प्रेशर। अब ये केसी एक्सप्रेशन था और ये केपी एक्सप्रेशन है, तो केपी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, और उसके अंदर फिर ये वैल्यूज आ रही हैं। फिर आपको प्रोडक्ट कम करने पड़ेंगे अगर प्रेशर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा। छोटे वॉल्यूम में रिएक्टेंट इजीली आएंगे, प्रोडक्ट इजीली नहीं आएंगे, तो आपका रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड मूव करना शुरू हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई आपको? जी सर। सर ओके। इट मीन्स कि जी जी अगर हमारे पास कोई जो गिवन जो हमें दिया गया है, कोई भी जो मतलब जी जी रिएक्शन दिया गया है, तो उसमें अगर नंबर ऑफ मोल्स जो इक्वल हैं जी जी प्रोडक्ट्स के और रिएक्टेंट्स रिएक्टेंट के, के तो हमें फर्दर करने की जरूरत नहीं है, जरूरत हमें ही नहीं अंडरस्टूड है। होना चाहिए कि एग्जैक्टली वॉल्यूम का इफेक्ट ही नहीं है। इफेक्ट ही नहीं है, सिर्फ कंसंट्रेशन का इफेक्ट या टेम्परेचर का इफेक्ट बाकी रहेगा उसके ऊपर। बाकी चीज का जो है हम वहां से पता करेंगे कि प्रोडक्ट्स के ज्यादा हैं या रिएक्टेंट्स के ज्यादा हैं, एग्जैक्टली तो वहां से एग्जैक्टली फिर हम यहाँ बिल्कुल से ऐसे देख ही लेंगे। करेंगे, बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर। अभी आप कह रहे हैं कि जो केसी है वो इनवर्स रिलेशन है वॉल्यूम की। जी सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, केसी सर कांस्टेंट होता है, जी जो जी चीज सर कांस्टेंट है वो किसी के रिलेशन में तो नहीं आ सकती? हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली हम ये कह रहे हैं कि वैल्यू तो उसकी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन हमारे पास उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी कब? भाई हमने केसी लिखा, इनवर्स आ गया वॉल्यूम के, केसी तो कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम के चेंज करने से कांस्टेंट पे क्यों फर्क पड़ रहा है? रिएक्शन के एग्जैक्टली। अंदर ये हो रहा है कि जब आपके पास वॉल्यूम बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो इसका रिलेशन इसके साथ इनवर्स ही आ रहा है। इस चीज को बैलेंस करने के लिए, कांस्टेंट करने के लिए, जो इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट, वो अपने आप को चेंज करना शुरू कर देंगे। यानी केसी की वैल्यू चेंज हो इससे पहले ही प्रोडक्ट अपने आप को चेंज करना शुरू हो जाएंगे बाय द इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, ताकि इस वैल्यू को स्टेबलाइज किया जा सके। देखिए दो चीजें हैं ना, या तो आप केसी चेंज कर दें या प्रोडक्ट चेंज कर दें। तो केसी क्योंकि चेंज नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्विलिब्रियम, तो फिर क्या चीज चेंज होगी? फिर डेफिनेटली प्रोडक्ट ही चेंज होंगे, तो आपके पास वो केसी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी ना। और अगर प्रोडक्ट चेंज ही ना हो तो फिर डेफिनेटली केसी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब एक्चुअली के एफ ओवर के आर है, और ये कोई हतमी, ये कोई तयशुदा बात नहीं है कि केसी की वैल्यू ने चेंज होना ही नहीं, या ये कोई ऐसा कांस्टेंट है जो बदल ही नहीं सकता। इसके ऊपर बिल्कुल केसी के ऊपर इफेक्ट आता है, वॉल्यूम का भी इफेक्ट आता है, प्रेशर का इफेक्ट आता है, टेम्परेचर का। यही बात डी शार्टलियर ने की थी कि हम इसको कांस्टेंट क्यों मान सकते हैं, क्योंकि इस पर इफेक्ट आने से पहले जो बाकी पैरामीटर्स हैं वो इफेक्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, जिसकी वजह से इस वैल्यू को हम लोग एक कांस्टेंट वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। ये इसमें इसको फिजिक्स के कांस्टेंट से जरा थोड़ा सा डिफरेंट रखिएगा, क्योंकि फिजिक्स में तो हम डेड श्योर हो जाते हैं ना, डेड लॉक आ जाता है कि इसकी वैल्यू ये है। केमिस्ट्री में भी अब आते हैं स्पेसिफिक हीट वगैरह, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन इस केसी के एतबार से ये है कि केसी की वैल्यू को चेंज ना करने के लिए फिर हमें प्रोडक्ट में टेम्परेचर, प्रेशर और इस तरह की कुछ चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज केसी की वैल्यू मेंटेन नहीं रहेगी। और क्योंकि किसी भी रिएक्शन की केसी की वैल्यू मेंटेन रहती है, इसका मतलब है उसके प्रोडक्ट में और बाकी चीज़ों में कोई ना कोई डिफरेंस लाजमी आएगा। ठीक हो गया सर? जी सर ठीक। चलिए, बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन इस तरह के हो जाए ना तो बड़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और कई लोगों को इसका बेनिफिट हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कभी क्वेश्चन तो मुझे खुद पसंद है, क्योंकि इससे ना सबकी ग्रूमिंग होती है, हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं। तो ये होता है कि जहाँ पर कोई पॉइंट अड़ जाएगा फिर उसको हम अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस करेंगे, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम लोग उसको, क्योंकि अल्टीमेट मकसद तो सबका लर्निंग ही है ना। इट्स नॉट अ क्लास लाइक जहाँ पे आप लोग स्पून फीडिंग कर रहे हैं। ये तो जस्ट आपको आइडिया देने के लिए है कि इस तरह भी काम हो सकता है, या हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर योर कोऑपरेशन एंड योर पॉजिटिव कोऑपरेशन इवन। अच्छा, के एक्स की वैल्यू है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें ये एक्सप्रेशन आ चुका है। इसका एक्सप्रेशन क्योंकि बुक में लिखा हुआ है, डेरिवेशंस हमारी नहीं है, और हम इसके एक्सप्रेशन को यूँ लिख लेते हैं। ये देखें जी, के पी इज इक्वल टू के सी, ये देखें इसके नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो के पी इज इक्वल टू के सी आर टी, वो टेम्परेचर की वैल्यू दे देगा, आर की वैल्यू दे देगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें हम के सी की वैल्यू गिवन हो, आर की वैल्यू आपको पता है, टेम्परेचर आप केल्विन में पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा।
अच्छा जी, इसके बाद आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस तरह की होगी। अल्फा कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, और कितनी जल्दी पीसीएल5 डिसोसिएट करेगा, ये इस इक्वेशन से हम लोग निकालेंगे, जिसके अंदर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है जी प्रेशर के। यानी अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो डिसोसिएशन कम होगी, अगर प्रेशर कम होगा तो डिसोसिएशन ज़्यादा होगी। सिमिलरली देखें ना, प्रेशर ज़्यादा होगा, अब यहीं से अंदाज़ा कर लें, प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा, और कम वॉल्यूम में PCl5 ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू PCl3 एंड Cl2। तो प्रेशर के बढ़ने से डिसोसिएशन कम होगी, टेम्परेचर के बढ़ने से डिसोसिएशन ज़्यादा होगी। और डेंसिटी का रिलेशन देख सकते हैं आप लोग, ये इसका एक डेंसिटी का रिलेशन है कि ओवरऑल आपके पास अल्फा की वैल्यू इन द केस ऑफ डेंसिटी 1 से कम होती है। डी का मतलब वो डेंसिटी उसकी उस स्पेसिफिक पॉइंट पे है, और DE का मतलब है डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये रिलेशन थे, मैंने सिंपल लिखे थे। अब इस इक्वेशन को देखते हैं जी। यहाँ पर भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है और रिएक्टेंट कम है, तो देख लें इन्वर्स रिलेशन आ रहा है वॉल्यूम के साथ। तो KC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, KP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और इसी तरह ये आपके पास इसका प्रेशर के साथ रिलेशन आ गया। सिंपल हम याद कर लेना कि जिनके अंदर प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कम है, तो डिसोसिएशन प्रेशर के बढ़ाने से कम होगी और टेम्परेचर के बढ़ाने से ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ये ऑपोजिट है ना उसके, तो इसमें हमें इंशाल्लाह ताला काफ़ी कुछ लर्न करने को मिल जाएगा। मैं इस इक्वेशन को ना ज़रा किसी वाइट बोर्ड पे करवाता हूँ। एक्चुअली ये FSC के भी टॉपिक है थोड़े से, लेकिन ये ना कुछ कंसर्न BSc के साथ किए जाएँ तो तभी ये पूरी तरह से क्लियर होते हैं। वैसे तो जो FSC को प्रॉपर पढ़ा रहे हैं उनके लिए तो ये कोई इतना इशू नहीं होगा। ले जी, ये आ गया मेरे पास 2NH3। अब मैं यहाँ पर विदाउट एनी एप्लीकेशन, विदाउट एनी केसी एक्सप्रेशन मैं खुद ही निकाल रहा हूँ। और मैं इसको निकाल सकता हूँ कैसे भाई, यहाँ पे 1 और 3 4 है और यहाँ पर 2 मोल्स है। अब आपने थ्योरेटिकली सोच लिया इसके 4 मोल्स हैं, इसके 2 मोल्स हैं। अगर प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, और प्रेशर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो ज्यादा वॉल्यूम में रिएक्टेंट रह सकते हैं, कम वॉल्यूम में प्रोडक्ट रह सकते हैं। तो मुझे प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। सबसे पहली तो बात ये आ गई। दूसरा, वॉल्यूम डेफिनेटली डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब अगर मैं चाहता हूं मेरे पास प्रोडक्ट ज्यादा हो तो मुझे प्रेशर ज्यादा करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये रिएक्शन अगर आप देखेंगे ना बुक में भी, तो आपको ये रिएक्शन मिलेगा एक्सोथर्मिक। मैं इसके साथ जरा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक भी डिफाइन कर देता हूँ। आई एम सो सॉरी, मैंने इसके साथ उसकी वैल्यू लिखनी थी, एक्सोथर्मिक वैल्यू, लेकिन मैं लिख नहीं पाया। ये हैबस प्रोसेस फर्स्ट ईयर में लिखा हुआ है, आप काइंडली इसके साथ ना इस अमोनिया का वो जो हीट ऑफ रिएक्शन है ना, हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो एक्सोथर्मिक है। अच्छा, अब जब ये रिएक्शन हो रहा है तो आपके पास एक्सोथर्मिक हीट निकल रही है, हीट रिलीज हो रही है। अगर किसी बॉडी से हीट रिलीज हो रही होगी तो ये हीट जब तक आगे कहीं एब्जॉर्ब नहीं होगी तब तक आपके पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, ये मिलेंगे, ये अपनी एनर्जी रिलीज करेंगे अमोनिया में आने के लिए। अगर इनकी एनर्जी रिलीज ही नहीं हो पाएगी, और एनर्जी रिलीज कब होगी, जब आगे से कोई एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाला बैठा होगा। देखे ना, ये मेरे पास कॉनिकल फ्लास्क है लेट सपोज, जिसमें मैं ये रिएक्शन कर रहा हूँ, एनर्जी रिलीज हो रही है। फर्ज करें टेम्परेचर निकल रहा है 100 डिग्री सेल्सियस, मैंने लेट किया, ये इतना होता नहीं है, और आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो भी 100 डिग्री सेल्सियस है। तो हीट हमेशा हॉट से कोल्डर एरिया में जाती है, लेकिन ये तो दोनों हॉट है, तो भाई ये तो ट्रांसफर ही नहीं हो सकता। जब ट्रांसफर ऑफ हीट ही नहीं होगी तो आपके पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं जा सकते। अगर यहाँ टेम्परेचर कर दिया जाए 0 डिग्री, तो बहुत जल्दी से रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब अगर मेरे पास कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर को डिक्रीज करने से मेरे पास प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि वो फेवर में होगा ना। और अगर ये एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा, आप ऑपोजिट सोच लीजिएगा उससे। अब यहाँ जो पॉइंट अंडरस्टैंड करने वाला वो ये है कि अमोनिया के लिए जो एनर्जी निकलती है वो एक्सोथर्मिक होती है, तो डेफिनेटली हमारे पास जो आगे टेम्परेचर होना चाहिए वो कम होना चाहिए। लेकिन टेम्परेचर के डिक्रीज करने से एक प्रॉब्लम ये राइज हो जाती है कि आपके पास रिएक्शन का रेट बहुत स्लो हो जाता है। यानी जो रिएक्शन आपका होना चाहिए 5 मिनट में, वो रिएक्शन हो रहा है 5 घंटे में। अब मैं टेम्परेचर डिक्रीज करके प्रोडक्ट तो ले लेता हूँ ज्यादा, लेकिन मुझे एक ही बारी का जो रिएक्शन है, वन टाइम रिएक्शन में, फर्ज करें आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं
20 ग्राम मैं सपोज कर रहा हूँ, और आपका ये 20 ग्राम जो है ये कंप्लीट हो रहा है 4 घंटे में, तो जिसकी अमोनिया की फैक्ट्री है वो तो उड़ गया ना। वो कहेगा भाई मैंने अमोनिया बनाना है, मैं 20 ग्राम बनाऊंगा 1 घंटे में, मेरी लेबर कॉस्ट, मेरा फ्यूल कॉस्ट, मेरी बाकी चीजें। तो अब उनको कोई इसमें ऑप्टिमल कंडीशंस ढूंढनी पड़ती हैं, ऐसी कंडीशंस, ऐसा टेम्परेचर, ऐसा वॉल्यूम, ऐसा प्रेशर कि जो प्रोडक्ट की फेवर में ज्यादा हो, जिससे आप लोग उस टाइम के अंदर मैक्सिमम प्रोडक्ट हासिल कर सके। अगर टाइम इंडिपेंडेंट काम करना हो फिर तो टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको टाइम की डोमेन में रहना है तो फिर आपको थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। और इसकी कंडीशन देखें यहाँ पे कि आपके पास ये देखें एक्स के इज इनवर्सली के सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब प्रोडक्ट ज्यादा थे तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, और यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। खैर ये तो इंशाल्लाह आप मैनिपुलेट कर लेंगे, ये इसकी वैल्यूज है, ये जस्ट मैंने लिखी थी। अब इसके अंदर ऑप्टिमल कंडीशंस कौन सी है ये देखें, 400 डिग्री सेल्सियस, 200 एटीएम प्रेशर, 2 to 300। फिर आप इसमें कैटलिस्ट यूज करते हैं ताकि रिएक्शन के रेट को बढ़ाया जा सके। तो ये तमाम चीजें हैं ऑप्टिमल कंडीशंस, और ये जर्मनी के अंदर बनी थी। आपने अगर हाइबस प्रोसेस देखा होगा तो उसके अंदर ये डिटेल लिखी हुई है, आप काइंडली लाजमी लिख लीजिएगा वहां से ना, जो इसके अंदर एक्सोथर्मिक वैल्यू है। और मुझे याद करवा दे कोई बंदा, मैं नोट्स में भी इसको लाजमी ऐड कर लूंगा, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो पूछ सकता है। क्योंकि आपको पता है पेपर रट्टा सिस्टम से भी आता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू -92.46, डेल्टा इज इक्वल टू -92.46 किलो जूल पर मोल, ये एक्सोथर्मिक है। जी एक मिनट, जी अख्तर साहब, सॉरी जजाद अख्तर साहब। सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही सर मेरी तरफ। ओहो, बाकियों को भी नहीं आ रही किसी को, या सिर्फ एक सर के साथ इशू आ रहा है ये वाला? किसी और को आवाज नहीं आ रही तो जी एहसन साहब। सर आवाज आपकी हमें तो ठीक आ रही है बिल्कुल। ओहो, फिर वो हो सकता है कि सर की तरफ कोई इशू होगा। ठीक है, जज़ाक। ओके, तो यहाँ से जी आपके पास ये आ गया -92.46 की वैल्यू है इसकी। और अगर हम इसको बाकी देखेंगे, ये कंडीशन है जी, इसमें बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है जी इसका 33.4। अब इसका एक तरीकाकार ये है कि जैसे ही अमोनिया बने, आप एक बार रिएक्शन कंप्लीट हो, आप टेम्परेचर कर दें -33.4, अमोनिया लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आप अमोनिया को सेपरेट करते जाएंगे, तो प्रोडक्ट कम होते जाएंगे, रिएक्टेंट ज़्यादा होते जाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होता जाएगा। इसमें 35% तक यील्ड आपको मिलती है। 13% जो आपका हैबर प्रोसेस है, यानी जो आपकी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है ना, उसका 13%। आपको पता है एटमॉस्फेयर में अराउंड तकरीबन 71% तक नाइट्रोजन है, आई थिंक सो। मेरे फैक्टर शायद आगे पीछे हो सकते हैं। तो 13% हेबर्स प्रोसेस में इस्तेमाल होती है। 110 मिलियन टन जो है अमोनिया वो वर्ल्ड वाइड प्रोड्यूस होती है। 80% आप लोग फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल करते हैं और बाकी 20% एक्सप्लोसिव में इस्तेमाल होती है। तो ये इसके हवाले से ऑब्जेक्टिव था। अच्छा, अगर आप कोई इनर्ट गैस ऐड कर देते हैं उसके अंदर, तो उसके लिए ये रिलेशन है जिसमें आपको P/N की वैल्यू को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है, डेल्टा एन। और अगर डेल्टा एन जीरो हो तो आपके पास इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो रहे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। तो आप जितनी मर्जी गैस ऐड करते जाएं, वो रिएक्टेंट के लिए भी उतनी है, प्रोडक्ट के लिए भी उतनी है। तो एक्चुअल तो वो प्रेशर को चेंज करेगी ना। तो जब डेल्टा एन जीरो होगा तो प्रेशर वॉल्यूम का इफेक्ट ही कोई नहीं होगा, तो फिर हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो, डेल्टा वी जीरो, और प्रेशर को ऐड कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को तब भी कोई इफेक्ट नहीं करता। ये भी एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट है। आप इन वैल्यूज को ना इसमें पुट करके देखिएगा, जब आप तैयारी कर रहे होंगे ना, तो उन वैल्यूज को यहाँ पुट करके आंसर निकालेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये देखें, अगर डेल्टा एन पॉजिटिव होगा तो आपके पास डिक्रीज करेगी ये टोटल वैल्यू, और के एन की वैल्यू इंक्रीज करेगी के सी की वैल्यू को कांस्टेंट करने के लिए। रिएक्शन आपका फॉरवर्ड बाइस होगा। और इसी को रिवर्स कर लें, डेल्टा एन अगर नेगेटिव है तो इस चीज को आपने इस रिलेशन में पुट करके चेक करना है, तो फिर आपको ये इंशाल्लाह ताला क्लियर होगा। आपने ना उसको उस रिलेशन में पुट करके देखना है। डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये P/N रहेगा, डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो एन ऊपर चला जाएगा और P नीचे आ जाएगा, कोई इन्वर्स है ना, माइनस हो जाएगा। तो जो भी वैल्यू होगी ये उल्टा हो जाएगा, तो पूरे का पूरा ये फैक्टर जो है वो ऑपोजिट चला जाएगा। अच्छा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, मैंने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों की मिसाल आपको दे दी है। जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं, इंक्रीज करने से प्रोडक्ट डिक्रीज करते हैं। जो आपके पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है, माय गुडनेस,
हाँ जी सॉरी, एक्सोथर्मिक प्रोडक्ट में डिक्रीज अगर करेंगे टेम्परेचर को तो प्रोडक्ट इंक्रीज करेंगे, और इसी को उल्ट कर लें। और एंडोथर्मिक में इंक्रीज करने से टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं प्रोडक्ट। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे भी गलती हो गई। डिक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज प्रोडक्ट, इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज प्रोडक्ट, क्योंकि ये ठंडा है ना, उसका उल्ट करना है आप लोगों ने। डिक्रीज करने से इंक्रीज करेगा और इंक्रीज करने से डिक्रीज करेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये वाला जो है ना यहाँ पे आप कर लें कि अगर आप एंडोथर्मिक प्रोसीजर है ना कोई, तो आप उसमें टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे सराउंडिंग में, जिसकी वजह से ज़्यादा हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी। यहाँ काइंडली करेक्शन कर लीजिएगा प्लीज़, मैं इसको उसमें भी अपने नोट्स में भी कर देता हूँ। ये इंक्रीज ही आना है, डिक्रीज नहीं आना एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। मैं ज़रा उसमें करेक्शन कर दूँ, आप लोग भी ना इसको अपने पास लिख लीजिएगा, नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो कई बार होता है ऐसा कि जल्दी में लिखते हुए ना, ओके, -92.46 किलो जूल पर। ओके, तो ये जी आपके पास था। इसके बाद इफेक्ट ऑफ पीएच एंड पीओएच है। मेरे ख्याल से मैं आपको ना कितना काम रहेगा, चले 2-4 मिनट ही है, मैं दोबारा लिंक भेजता हूँ, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसको 10 मिनटों में वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह।